कहीं दूर पहाड़ों की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव। नाम है शिवपुर। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती है और शाम में हंसी ठिठोली से भर जाती है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें काका मदन बन रहते थे। वे बेहद मेहनती और दयालु व्यक्ति थे। अरे सुन रही हो मीरा, मैं अभी गाय को घास देकर आता हूँ। तब तक तुम थाली में खाना परोस देना। बाद में मुझे काम से शहर जाना है। इतना बोलकर वो बाहर चले गए। काका मदन के पास एक गाय थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। गौरी निडर और साहसी थी। अजनबी की आहट पर सजग हो जाती। काका मदन उसे सिर्फ गाय नहीं, परिवार का एक अहम हिस्सा मानते थे। उनकी पत्नी मीरा, जो हर सुख दुख में उनकी छाया बनकर साथ निभाती रही, उनका संबल बनी रही। जब दुनिया ने साथ छोड़ा और हर दर्द को मुस्कान में बदलने की कोशिश करती रही। खाना परोसने के बाद वह प्यार भरी आवाज में बोली, अरे सुन रहे हो ना, खाना लग गया है। बाहर बाल्टी में पानी रखा है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए फिर आ जाइए। उसके शब्दों में अपनापन था और आवाज में वह स्नेह जो हर रिश्ते को गहराई देता है। दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और हर कौर के साथ जिंदगी की मीठी यादों और प्यार भरी बातों में डूबे जा रहे थे। कभी मुस्कुरा देते, कभी एक दूसरे की आंखों में बीते वक्त की झलक पाते। खाना खाने के बाद मदन ने हाथ धोकर मीरा के पास आकर प्यार से कहा, चलो मैं अब निकलता हूँ। आज खेत में हल जोतना है। हमारे पास हल तो नहीं है, तो सोच रहा हूँ मोहन काका के पास से ले आऊं। तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा धूप में मत निकलना। और हाँ, अगर कुछ जरूरत हो तो पास वाली दादी जी से कह देना। अच्छा जाओ, पर तुम भी अपना ख्याल रखना। और सुनो, दोपहर को समय से खाना खा लेना। ज्यादा काम मत करना। थक जाओ तो जरा आराम भी कर लेना। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। काका मदन दिन भर खेत में मेहनत करते और शाम को अपनी गाय के लिए विशेष चारा लेकर घर लौटते। शाम को सादा सा खाना खाकर थके बदन के साथ चुपचाप लेट जाते, पर दिल में संतोष होता कि दिन भर की मेहनत रंग लाई। सुबह होते ही वे सबसे पहले अपनी गाय के पास जाते, उसे प्यार से पुकारते और बड़े जतन से उसका दूध निकालते। फिर उस दूध को डेयरी में भरने ले जाते, लेकिन हर बार थोड़ा सा दूध घर के लिए बचा लेते, क्योंकि वह जानते थे कि यही दूध उनके घर की मिठास और सुकून का हिस्सा है। बाद में घर आते और रोज की तरह खाना खाकर खेत पर चले जाते। एक दिन अचानक मदन की प्यारी गाय बीमार पड़ गई। मदन तो सुबह सुबह खेत पर चला गया था, लेकिन घर पर सब कुछ बदल चुका था। वो जो हर रोज अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मदन को जाते वक्त देखती थी, आज चुपचाप कोने में पड़ी थी। क्या हो गया तुम्हें? कल तो कितनी खुश थी, भूख भी लगी थी, पानी भी पिया था। आज ना कुछ खा रही हो, ना ही एक घूंट पानी पिया है। क्यों चुपचाप क्यों पड़ी हो मेरी बिटिया? कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये सांसें इतनी भारी क्यों लग रही है? दिल घबरा रहा है। ऐसे मत देखो मुझे, कुछ कहो तो सही। मदन को पता भी नहीं कि उसकी प्यारी गाय कितनी तकलीफ में है। मैं तो तुम्हें यूं टूटते नहीं देख सकती। उठो ना, एक बार उठकर दिखा दो कि तुम ठीक हो, बस एक बार। पर गाय चुपचाप पड़ी रही। उसकी आंखों में एक मौन दर्द था और सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थीं। जब मदन खेत से लौटा और अपनी बिटिया को यूं बेहाल देखा, तो उसका दिल जैसे बैठ गया। दिल में दर्द लिए मदन अंदर चला गया और जाते ही बोला। सा आगे जाते ही कुछ लोग दिखे जो पेड़ के नीचे बैठे अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। मदन को गौरी के साथ उदास चेहरे में आता देख उन्हें देखते ही एक आदमी ने चिंता से पूछा, अरे मदन, कहाँ ले जा रहे हो अपनी बिटिया को? हमेशा तो इसके साथ हंसते मुस्कुराते दिखते थे, आज यह चुप भी है और तू भी बुझा बुझा सा लग रहा है। सब ठीक तो है ना भाई? कुछ ठीक नहीं है भाई। मेरी बिटिया बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सके। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर हमने सोचा है कि इसे बेच दे। जो दाम मिले शायद कोई और इसे ठीक कर सके। क्या तुम में से कोई इसे लेना चाहेगा? कम से कम इसकी जान तो बच जाए। अरे मदन भाई, मैं क्या कोई भी ऐसी बीमार गाय को नहीं लेगा जिसका खुद का जीना मुश्किल हो? उसे कोई क्यों खरीदेगा? समझ रहा हूं तुम्हारा दर्द, पर यह रास्ता बहुत मुश्किल है। काश कुछ मदद कर पाता। उसकी बात सुनकर मदन का सिर और झुक गया। गौरी चुपचाप पास खड़ी रही, जैसे सब कुछ सुन और समझ रही हो। ठीक है भाई, अब मैं घर लौटता हूँ। शायद किस्मत को यही मंजूर है। ये बोलकर मदन चुपचाप मुड़ जाता है। गाय की रस्सी थामे हुए धीमे धीमे घर की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। हर कदम जैसे दिल पर बोझ बनकर गिर रहा था। गौरी भी कुछ कहे बिना उसके साथ चल रही थी, जैसे दोनों ने हार नहीं मानी, बस थक गए हो किस्मत से लड़ते लड़ते। सुनती हो मीरा, जरा बाहर आना तो। आखिर आपने हमारी गाय को बेच ही दिया, जिसे हम परिवार जैसा मानते थे। बड़ी याद आएगी उसकी। उसके बिना घर सूना सा लगेगा। बोलो ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं मीरा, मैं गाय को वापस ले आया हूँ। पूरे गांव में कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं था। सब ने यही कहा, ऐसी बीमार गाय को हम नहीं रख सकते। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें इस गाय का। अब तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। इसे मान जंगल के पास की पहाड़ी में छोड़ आते हैं। जंगल? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन बताओ तो सही, और क्या रास्ता बचा है? ना इलाज के पैसे हैं, न कोई उसे अपनाने को तैयार है। रोज उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। दिल तो नहीं मानता, लेकिन शायद यही उसके लिए बेहतर होगा। खुला आसमान, थोड़ी आजादी, शायद प्रकृति ही उसका कुछ भला कर दे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसे जंगल में किसी अच्छी सुरक्षित जगह पर छोड़कर आता हूँ। दोनों ने भारी मन से फैसला किया कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा। गाय को जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ आना ही ठीक होगा। मदन ने धीरे धीरे गाय की रस्सी थामी। वो गाय को लेकर घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें नम, होंठ कांपते हुए। वो दूर जाते मदन और गाय को देखती रही, जब तक दोनों ओझल नहीं हो गए। मन जैसे भीतर से टूट रहा था, लेकिन हालात के सामने उनका प्रेम भी बेबस हो गया था। मदन धीरे धीरे गाय को लेकर जंगल के अंदर तक गया। रास्ते भर उसका मन भारी था। हर कदम जैसे दिल पर बोझ बनकर पड़ रहा था। काफी दूर चलने के बाद उसे एक साफ सुथरी हरियाली से घिरी जगह मिली। ना तो जंगली जानवरों के ताजे निशान थे, ना ही कोई खतरा नजर आ रहा था। उसने वहीं रुककर गाय की रस्सी खोली। गाय थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आजादी का एहसास हुआ, वो इधर उधर घूमने लगी, घास सूंघने लगी। फिर जैसे ही गाय का ध्यान बटा, मदन चुपचाप पलटा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे छिपते हुए जंगल से निकल गया। वो मुड़कर नहीं देख पाया, क्योंकि अगर एक बार और देखता तो शायद लौटकर उसे फिर से घर ले आता। वो सीधे घर लौट आया। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, छोड़ आया एक शांत और सुरक्षित जगह पर। वो घास खाने लगी थी, जैसे उसे कुछ अंदाजा ही ना हो कि क्या होने वाला है। जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैं चुपचाप लौट आया। मुड़कर नहीं देखा मीरा। देखा तो नहीं, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका है। तुम सही करते जी। शायद यही उसके लिए ठीक था, लेकिन मन तो जैसे घर का एक हिस्सा खो गया हो। वो जब सुबह रंभाती थी तो लगता था जैसे आंगन में कोई बात कर रहा हो। उस रात दोनों बिना खाए सो गए। भूख से नहीं, बल्कि उस खालीपन से जो गाय के जाने के बाद उनके दिलों में उतर आया था। अगली सुबह उनके गांव में एक साधु आता है। थके हारे साधु बोला, बहुत थक गया हूं। अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है। प्यास भी लगी है। थोड़ी देर किसी घर में रुक जाऊं, फिर आगे बढ़ूंगा।
वो घर ठीक लगता है, वहीं चल पड़ता हूँ। कंधे पर झोला टांगे थकी चाल से साधु उस घर की ओर बढ़ गया। वही घर जहां मीरा और मदन अपनी रातें पछतावे में काट रहे थे। मदन के घर के बाहर से साधु आवाज लगाता है। अरे भाई, घर में कोई है क्या? मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मिल सकता है क्या? अरे गुरुजी थोड़ा काम में लगा था तो ध्यान नहीं रहा। आप पधारो अंदर, थक गए होंगे। मदन साधु को लेकर अंदर जाता है और जाते ही बोला, सुन रही हो मीरा, गुरुजी आए हैं, जरा पानी लाना। सुनकर मीरा बाहर आती है और गुरुजी को पानी देती है। आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। यह बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। मदन गुरुजी की ओर देखते हुए बोला, अरे गुरुजी, आप इस ओर आज अचानक हमारे घर कोई रास्ता भटक गए क्या? बोलते तो कोई इंतजाम कर लेता। अरे नहीं बेटा, मैं तो दूसरे गांव जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में थोड़ा थक गया था और प्यास भी लगी थी। तुम्हारा घर पास में दिखा तो सोचा थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत अच्छा किया गुरुजी, आपने हमारे घर को चुना। हम धन्य हुए जो आपके दर्शन हो गए। अरे नहीं नहीं बेटा, खुशी तो मुझे है कि तुम्हारे घर मुझे आराम का सहारा मिला। घर के आंगन में जो सुकून है वह कहीं और कहाँ मिलता है। बेटा, एक बात पूछनी थी तुमसे, अगर बुरा ना मानो तो। नहीं गुरुजी, आप खुलकर पूछिए, आपकी बात बुरी कैसे लग सकती है? बेटा, घर के बाहर तबेला देखा, चारा भी पड़ा था और पास में पानी से भरी बाल्टी भी रखी थी। सब कुछ ऐसा लगा जैसे किसी पशु की देखभाल की जाती हो, पर वहां कोई पशु नहीं दिखा। क्या कोई भैंस थी या बैल जिसे कोई जोतने ले गया हो? कुछ अधूरा सा लगा बेटा। नहीं गुरुजी, ना कोई भैंस थी, ना ही कोई बैल। हमारी बस एक प्यारी सी गाय थी। घर की जान थी, जैसे परिवार का हिस्सा। लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, अभी हमसे दूर है। तुम्हारी गाय तुमसे ही दूर है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझ में आए ऐसा खुलकर बताओ बेटा। फिर मदन ने वह सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ था। गुरुजी, हमारी गाय वो अचानक बीमार पड़ गई थी। बहुत इलाज कराया, गांव के वैद्य से भी दिखाया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर सोचा कि किसी को दे दूं जो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन पूरा गांव घूम आया, सबने मना कर दिया। बोले कि बीमार गाय को कौन रखेगा। आखिर में मजबूरी में हम दोनों ने तय किया कि उसे जंगल में छोड़ आए। फिर हमने ऐसा ही किया जंगल में। बेटा, जब कोई हमारे काम आता है तब हम उसे अपना कहते हैं, लेकिन जब उसे हमारी जरूरत होती है तो हम उसे छोड़ दें, यह अच्छा नहीं होता। वो तो एक बेजुबान जीव है, लेकिन वर्षों तक तुम्हारा साथ निभाया। क्या उसके एक बीमार पड़ने पर उसे यूं अकेला छोड़ देना इंसानियत है बेटा? जब अपने ही मुश्किल में हो तब साथ छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय होता है। वो अब भी तुम्हारी राह देख रही होगी, जंगल में अकेली पर भरोसे में डूबी। गुरुजी, मैंने ये क्या कर दिया? अपनी ही बिटिया को जंगल में अकेला छोड़ आया, उसे ही जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब छोड़ आया। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। पश्चाताप में भी बहुत ताकत होती है बेटा। भगवान माफ जरूर करते हैं अगर हम गलती सुधारने की हिम्मत दिखाएं। गुरुजी, आपने सही कहा। मैं अपनी बिटिया को अब अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अभी उसे वापस लाने जा रहा हूँ। मीरा ने साधु को सादगी से भोजन कराया। मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी और दवाएं देता हूँ, शायद इससे तुम्हारी बिटिया को थोड़ा आराम मिले। ये लो। यह बोलकर साधु अपने थैले में हाथ डालता है और मदन के हाथ में जड़ी बूटी और दवाई देता है। बेटी, खाना बहुत अच्छा और स्वादिष्ट था। पेट के साथ मन भी भर गया। चलो अब चलता हूँ, कभी फिर आऊंगा। अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है गुरुजी,
कभी वक्त मिले तो जरूर आना। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। साधु अपने रास्ते निकल पड़ा। साधु के जाने के बाद मदन ने मीरा को सारी बातें बताई। फिर बिना देर किए वो भागता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा, वहीं जहां उसने अपनी बिटिया को छोड़ा था। जैसे ही वो पहुंचा, गाय पानी के पास चुपचाप बैठी थी, उदास, थकी हुई, जैसे किसी की राह देख रही हो। मदन को देखते ही वह खुशी से दौड़ पड़ी और आकर उसके पास स्नेह से देखने लगी। ओह मेरी प्यारी बिटिया, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। चलो अब घर चलते हैं। फिर मदन अपनी बिटिया को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी के साथ अपनी बिटिया से माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दे बिटिया जाऊं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम तुम्हें कभी जुदा नहीं करेंगे। तू हमारे लिए सिर्फ एक गाय नहीं, घर का हिस्सा है, हमारी अपनी है। गाय ने हल्के से रंभाकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर मदन ने वो दवाई घास में मिला दी जो साधु ने दी थी। ये लो, इस दवाई से शायद तुम्हें आराम मिले। अगली सुबह मदन ने देखा कि बिटिया एकदम ठीक हो गई है और खुशी से घास खा रही है। लगता है वो गुरुजी कोई साधु नहीं, खुद भगवान ही थे। देखना, उनकी दी हुई दवाएं खाते ही हमारी बिटिया ठीक हो गई। हाँ जी, भगवान कभी सीधे नहीं आते, लेकिन उनके रूप कई होते हैं। शायद वो भगवान ही थे जो साधु के रूप में आए थे। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। आंगन में गौरी की रंभाहट गूंजने लगी थी। घर फिर से जी उठा था। अब तो वह पहले से भी बेहतर हो गई थी। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया था।